देश के दिल में बसने वाला मध्य प्रदेश, जिसके दिल में बसता है मध्य भारत। वो भारत जो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जहां के राजा महाराजाओं की किस्से कहानियां हम हमेशा से सुनते आए हैं। ऐसे ही महान शासकों की धरोहर संजोए मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र ऐसा है जिसका नाम है मध्य भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं मध्य भारत का सियासी गणित। मध्य प्रदेश के महान शासकों की कई कहानियां हैं, लेकिन मध्य भारत के आज एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी से ज्यादा आपने कहावत सुनी होगी। नाम है राजा भोज। जिसे देश का दिल कहा जाता है, उसके दिल में बसता है भोपाल। सफेद शेर और मुगल काल की पुरानी तहजीबों से रूबरू होने का नाम है भोपाल। भोपाल एक शांत, ऐतिहासिक और सुंदर शहर, जहां खूबसूरत झीलों का नजारा है जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस खूबसूरत से शहर की असल में कहानी क्या है, भोपाल के भोपाल बनने की हर एक बात हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल देश के दिल में बसे इस सुंदर से शहर का नाम भोपाल क्यों और कैसे पड़ा, इसको जानने के लिए आपको राजा भोज के बारे में जानना होगा। राजा भोज के बसाए इस खूबसूरत शहर का नाम पहले भोजपाल था, फिर बाद में इसे भोपाल कहा जाने लगा। भोजपुर का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में ही है। भोपाल की पुरानी गलियों में घूमते सूरमा भोपाली चूना चाटते हुए आपसे आज भी टकरा जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इतिहास काफी समृद्ध और रोचक भी है। इसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, लव स्टोरी, धोखा और गद्दारी की कहानी है। नक्शे पर आज जहां भोपाल दिखाई देता है, पहले यहां इंसानों की आबादी नहीं थी, बल्कि पानी भरा हुआ था, क्योंकि परमार राजा भोज ने इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा तालाब जो बनाया था, जिसे होशंग शाह ने तोड़कर सुखा दिया। दरअसल भोपाल की कहानी महान राजा भोज से शुरू होती है। पवार वंश के राजा भोज ने साल 1010 और 1055 ईस्वी तक शासन किया। राजा भोजराज 11वीं सदी में मध्य भारत के प्रतापी राजा रहे। इतिहास के पन्नों में इनकी वीरता और ज्ञान के कई किस्से दर्ज हैं। राजा भोज को शस्त्रों का महाज्ञाता कहा जाता था। उनको वास्तुशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और धर्म वेदों का ज्ञाता माना जाता था। उन्होंने इन विषयों पर कई किताबें और ग्रंथ भी लिखे। राजा भोज ने अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों और इमारतों का निर्माण करवाया था। वो जनता के प्रिय शासकों में से एक रहे हैं। उन्होंने यहाँ भोजपुर नदी और कलियासोत नदी के पानी को मिलाकर समुद्र के बराबर बड़ा तालाब बनाया था। ये तालाब भोजपुर के मंदिर से शुरू होकर लाल घाटी तक फैला हुआ था, जिसे मुगल हमलावर होशंग शाह ने तोड़कर सुखा दिया। राजा भोज के बाद ये इलाका गिन्नौरगढ़ राज्य के अधीन रहा। इसके राजा निजाम शाह बहुत लोकप्रिय राजा हुए, जिनकी पत्नी रानी कमलापति के साहस और वीरता के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। सन 1720 में सत्ता के लालच में राजा के खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी गई। गिन्नौरगढ़ का चकला था या राज्य था, वहां पर निजाम शाह का शासन था। तो निजाम शाह जो थे वो गोंड थे और उनकी किसी बात पर उनका जो कजिन था, जो कि चौकीगढ़ का राजा था, आलम शाह, उसके साथ में कुछ डिस्प्यूट्स थे। तो आलम शाह ने धोखे से निजाम शाह को मार दिया। तो उनके मर जाने से उनकी जो पत्नी थी रानी कमलापति, उन्होंने फिर गिन्नौरगढ़ का शासन संभाला और उन्होंने अपना शासन गिन्नौरगढ़ से भी किया और भोपाल से भी किया। जिसके बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल साहब को लेकर गिन्नौरगढ़ से भोपाल रानी कमलापति महल में आ गई और यहीं से रानी कमलापति ने अपने पति की मौत का बदला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। अब बात अगर भोपाल की हो रही है तो राजा भोज से जुड़ी उस प्रसिद्ध कहावत के बारे में बात ना की जाए तो भोपाल की कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। तो चलिए वो कहावत और राजा भोज गंगू तेली की इस कहानी के क्या मायने हैं, आगे देखिए आप।
90 के दशक की एक लोकप्रिय फिल्म दूल्हे राजा का बड़ा ही मशहूर गाना है, छछूंदर के सिर पर न भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस गाने में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का इस्तेमाल किया गया है और ये सिर्फ इस गाने में नहीं है, बल्कि अक्सर लोग तंज कसने के लिए भी इस कहावत का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कहाँ राजा भोज कहावत में तेली है कौन और क्या है इसका मतलब? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं उस तेली का असल राज। गंगू और तेली दो लोग थे जो कि दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। गंगू का पूरा नाम कलचुरी नरेश गंगे था, जबकि तेली का पूरा नाम चालुक्य नरेश तेलंग था। ये दोनों अपने आप को काफी बहादुर और बुद्धिमान समझते थे, इसीलिए इन्होंने राजा भोज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इनके पास काफी सेना थी, जिससे मुकाबला करने के लिए राजा भोज अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर पहुंचे और उन्होंने दोनों राजाओं को धूल चटा दी। तो हम सब जानते हैं राजा भोज के बारे में एक कहावत फेमस है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये वही राजा भोज है। और राजा भोज क्योंकि आज 1000 साल बाद भी हम उनकी कहावत कहकर किसी दूसरे की तुलना करते हैं, तो उसका कारण ये है कि वो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दूसरे राजाओं में नहीं थी। जिसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए ये कहावत बना दी। लेकिन पहले लोग कहते थे कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलंग, लेकिन बाद में नाम बदलते बदलते कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली ये चलन में बन गया। अब मध्य प्रदेश में सत्ता चाहे जिसे भी मिले, सीएम की कुर्सी पर मध्य भारत के नेता ही काबिज होते रहे हैं। सियासी इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो एक दो बार तो ये छोड़ दें, लेकिन ज्यादातर मध्य भारत के दिग्गज नेता ही यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम रहा है। आखिर क्या है मध्य भारत का सियासी इतिहास और मौजूदा मिजाज कैसा है, ये सब हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। सूबे की सियासत में 3 दशक से मध्य भारत का दबदबा, 30 साल से सीएम की कुर्सी पर हैं संभाग के दिग्गज नेता। मध्य प्रदेश में चाहे बहुमत किसी भी पार्टी को मिले, सीएम की कुर्सी तो मध्य भारत के नेताओं के पास ही रहती है। ये महज मिथक नहीं बल्कि चुनावी इतिहास और आंकड़ों से भी इसकी पुष्टि होती रही है। सियासी इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1990 से अब तक भोपाल संभाग के नेता ही सीएम रहे हैं। 1990 से 1992 तक सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे, तो 1993 से लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह सीएम रहे, जबकि 29 नवंबर 2005 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे। फिर दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक कमलनाथ सीएम रहे और उसके बाद मार्च 2020 से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आंकड़ों से साफ है कि सबसे ज्यादा सीएम रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे इलाकों के नेता कद्दावर नहीं थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी ज्यादातर केंद्रीय राजनीति में ही रही, या फिर यूं कहे कि उन्हें राज्य की सियासत से दूर ही रखा गया। सीएम शिवराज को पहली बार सीएम की कुर्सी तब मिली थी जब भारी बहुमत से जीती बीजेपी के 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे, लेकिन कमान संभालते ही शिवराज सिंह ने अस्थिर हालातों को स्थिर किया। कुशल नेतृत्व के दम पर ही न सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बने रहे बल्कि आरोपों की आड़ से बाहर भी निकलते रहे। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनका आप देखिए कि कितने लंबे समय से वो विधायक रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे विदिशा से, तब जाके वो राज्य के ऐसे लीडर के रूप में इमर्ज हुए कि उनकी पूरी राज्यव्यापी छवि हो गई है। और इस समय जनमानस के बीच में एक ऐसे राजनेता की छवि है जो बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर जिले के छोटे से गांव जैत में 5 मार्च 1959 को हुआ था। उन्होंने मध्य भारत अंचल के भोपाल में शुरुआती पढ़ाई की। महज 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े।
कहा जाता है कि छात्र जीवन से इनकी दिलचस्पी राजनीति में थी। स्कूल में एक बार कल्चरल सेक्रेटरी का चुनाव हार गए थे, लेकिन अगले चुनाव में वो मॉडल स्कूल छात्र संघ के अध्यक्ष बने और उसके बाद तो सियासी सफर ऐसा शुरू हुआ कि राजनीति में सफलता के हर शिखर को छूते रहे। कॉलेज के दिनों में शिवराज सिंह एबीवीपी से जुड़े। 1977-78 में एबीवीपी की भोपाल इकाई के सचिव रहे। 1978-1980 के बीच संयुक्त सचिव रहे। 1980-1982 में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री बने। 1982-1983 में शिवराज सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए। सही मायने में प्रदेश स्तर की राजनीति में शिवराज सिंह की एंट्री 1990 में हुई, जब वो बुधनी से पहली बार विधायक बने। कुछ महीने बुधनी का विधायक रहने के बाद उन्होंने केंद्रीय राजनीति में कदम रखा। अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा की सीट छोड़ी तो पार्टी ने शिवराज सिंह को विदिशा से चुनाव लड़ाया। 1991 में पहली बार विदिशा से सांसद बने। इसके बाद लगातार 5 बार सांसद रहे। सांसद रहते शिवराज संगठन की जिम्मेदारियां भी संभालते रहे। 1992-1994 तक बीजेपी के महासचिव रहे। 2002 में राष्ट्रीय सचिव बने और फिर 2003 में महासचिव बनाए गए। आमतौर पर केंद्रीय राजनीति से प्रदेश की सियासत में कम ही नेता वापस आते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान शायद प्रदेश के पहले ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप छोड़कर प्रदेश संगठन में सक्रिय हुए, बल्कि सीएम की कुर्सी पर काबिज भी हुए। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। 29 नवंबर 2005 को पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 12 दिसंबर 2008 को दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। 14 दिसंबर 2013 को वो तीसरी बार प्रदेश के मुखिया बने। 12 दिसंबर 2018 तक वो इस पद पर काबिज रहे। साल 2018 में प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई, लेकिन मार्च 2020 को फिर बीजेपी सत्ता में आई। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। यूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इमेज बच्चों के मामा, बहनों के भाई, सरल व्यक्तित्व और विवादों से दूर रहने वाले नेता की है, लेकिन मार्च 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी पारी संभाली तो उनका एक नया अंदाज सामने आया। भ्रष्टाचार, माफिया और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया। जहां भी करप्शन और लोगों के हित से जुड़े फैसलों की बात आई, ऑन द स्पॉट निर्णय लिए। चौथे कार्यकाल में सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के तेवर तो गरम दिखे, लेकिन मामा शिवराज का मन तो मुलायम ही रहा। भले ही कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को अपनाने का मामला हो या फिर गरीब और जरूरतमंदों के लिए संबल बनने की बात हो, हर जगह शिवराज खुद खड़े नजर आए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के खाते में इस मायने जाता कि उनकी जो अभी तक का कार्यकाल है, इतना लंबे समय तक का कार्यकाल मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा है और चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो, और इतने लंबे समय तक 18 साल से अधिक तक, ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। हर महीने रोजगार देने की पहल शुरू की, सीखो और कमाओ योजना लेकर आए, ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव सुनिश्चित कराया, अपराध पर नकेल के लिए भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना नए कलेवर में लेकर आए, लाडली बहना योजना लेकर आए, संबल और लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, ऑपरेशन मुस्कान से 10,000 से ज्यादा लड़कियों को बचाया, किसानों को शून्य ब्याज दर पर कर्ज दिया, आदिवासियों के लिए कई योजनाएं लाए। गौर करने वाली बात यह है कि हर योजना में शिवराज ने गरीबों, पिछड़ों, युवाओं, बेटी और महिलाओं का खास ख्याल रखा और शायद इसी के दम पर शिवराज की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। टीम न्यूज स्टेट। एमपी की सियासत में राजनीति का ट्रेंड थोड़ा सा अलग है। देश के दिल में सियासत की जो रवायत है वो बाकी प्रदेशों से अलग है। कहते हैं एमपी को समझना है तो थोड़ा करीब से देखिए, क्योंकि यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी ऐतिहासिक धरोहरों वाला प्रदेश,
जहां की सियासत ना तो लोगों को समझ में आती है और ना ही कई बार खुद नेताओं को। लेकिन एक चीज तो साफ है कि यहाँ नेतागिरी का तरीका थोड़ा अलग है। दरअसल एमपी में 2003 से लेकर अब तक बीजेपी के तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के रहे हैं। उमा भारती 7 महीने, बाबूलाल गौर 15 महीने ही सीएम रहे और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल पूरे कर चुके हैं। प्रदेश की सियासत में एक लंबी पारी के बाद अब वो 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। जाहिर है इसी तैयारी में बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शामिल है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है। देश की आबादी में आदिवासी करीब 8.25% है और मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है, जो 52 में से 21 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जबकि 6 जिले आदिवासी बहुल्य हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातीय गौरव दिवस और गोंड रानी कमलापति के नाम पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नामकरण कर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर करीब उन 2 दर्जन राज्यों के आदिवासियों को भी संदेश देना चाह रही है, जहां लोकसभा की इस वर्ग के लिए आरक्षित ज्यादातर सीटें हैं। मध्य भारत की सियासत का समीकरण यहीं तक सीमित नहीं। भारत से लेकर मध्य भारत तक सियासत का समीकरण सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटर भी है। प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की कदमताल के बीच मुस्लिम बाहुल्य सीटों का भी अपना गणित। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस बार बहुमत के लिए हिंदुत्व के कार्ड को अहम मान रही है, लेकिन चंद सीटों का गणित पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी जहां इस बार अपनी रणनीति में कुछ बदलाव की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बनाए रखने पर काम कर रही है। प्रदेश में 8% मुस्लिम आबादी पर 40 लाख वोटर हैं। 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। 2018 में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस 2 और बीजेपी 7 सीटों से सत्ता पाने में पिछड़ गई। सत्ता परिवर्तन का रास्ता भी कम सीटों के कारण ही निकला। 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम वोट बेहद अहम है। बीजेपी इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर रणनीति बदलने की ओर है। भोपाल उत्तर सीट पर लगातार प्रयास के बावजूद बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकी। ऐसी कई सीटें हैं, इसीलिए बीजेपी ने अब इन सीटों पर हिंदुओं के पलायन को रोकने पर कमर कसी है। इसकी लंबी प्लानिंग हो रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदूवादी चेहरे के प्रयोग को अपनाने पर विचार हो रहा है। हालांकि सीट के आधार पर तय होगा। कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने परंपरागत तौर तरीकों और रणनीति पर भरोसा कर रही है। पार्टी उन क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों और मजबूत मुस्लिम चेहरों पर भरोसा करेगी। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व के रुख को और मजबूत किया, लेकिन इन सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष रहने की रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। मध्य भारत के सियासी गणित में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।